यह फिल्म 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू होती है, जब एक जर्मन सैनिक क्लेमेंस फोरेल युद्ध मैदान के लिए तैयार हो रहा होता है। ट्रेन में चढ़ने से बस कुछ मिनट पहले उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी कैथरीन फिर से गर्भवती है। ये खबर सुनते ही वह खुशी से भर जाता है, अपनी पत्नी को कसकर गले लगाता है और अपनी छोटी बेटी को वादा करता है कि वह युद्ध में रहते हुए नियमित रूप से पत्र भेजता रहेगा। जाने से पहले वह अपने परिवार को आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह क्रिसमस तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। कुछ महीनों बाद जर्मनी युद्ध हार जाता है और हजारों जर्मन सैनिक सोवियत संघ द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। क्लेमेंस पर रूसी क्षेत्र पर हमला करने का आरोप लगाया जाता है और उसे साइबेरिया में 25 साल की कठोर मजदूरी की सजा सुनाई जाती है। जल्द ही क्लेमेंस और सैकड़ों अन्य कैदी सोवियत जंगल के ऊपर बर्फीले मौसम में कठोर हालातों में ले जाए जाते हैं। यात्रा के दौरान उन्हें लगातार भूख, थकान और तेज ठंड से पीड़ा होती है, जबकि भारी हथियारों से लैस पहरेदार उन्हें बुरी तरह दुर्व्यवहार करते हैं। बहुत से कैदी अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। अनंत बर्फ के बीच हफ्तों की यात्रा के बाद बचे हुए कैदी अंततः साइबेरिया के गहरे एक दूरस्थ जेल कैंप में पहुंचते हैं। ये जगह तुरंत डरावनी लगती है। कैंप के चारों ओर जहां तक नजर जाती है सिर्फ अनंत बर्फ ही बर्फ है, हजारों किलोमीटर तक फैली हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेल के पास लगभग कोई गंभीर सुरक्षा नहीं होती। वहाँ कोई विशाल दीवारें या उन्नत सुरक्षा उपाय नहीं है। पुर के भागना वैसे भी असंभव माना जाता है। कैंप को घेरने वाली बर्फीली जंगल किसी भी जेल की बाढ़ से कहीं ज्यादा घातक है। अगर कोई कैदी किसी तरह भाग भी जाए तो बिना खाने या आश्रय के साइबेरिया की ठंड में जीवित रहना लगभग असंभव है। जल्द ही कैदियों को लाइन में खड़ा किया जाता है और उन्हें अंदर ले जाने से पहले स्कैन किया जाता है। उनके बाल और दाढ़ी तुरंत मुंडा लिए जाते हैं और तुरंत उन्हें कोयले की खानों में कठोर मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कैंप के अंदर की स्थिति भयानक होती है। कैदी अपने दिन बर्फीली खानों में खोदते हुए बिताते हैं, भूखे और बमुश्किल जीवित। हर दिन कैदी थकान या बीमारी से गिर पड़ते हैं और बहुत से कभी जीवित बाहर नहीं आ पाते। इधर जर्मनी में कैथरीन अपने पति के बारे में खबर का इंतजार करती रहती है। महीने बीत जाते हैं लेकिन क्लेमेंस से कोई पत्र नहीं आता। फिर भी वह यह विश्वास करने से इनकार करती है कि वह मर चुका है। अपनी दूसरी संतान को जन्म देने के बाद भी वह पोस्ट ऑफिस जाती रहती है, उम्मीद करते हुए कि अंततः उससे कोई संदेश मिले। साइबेरिया में वर्ष धीरे धीरे कैंप के अंदर बीतने लगते हैं। एक दिन खानों में काम के दौरान क्लेमेंस को एक और कैदी धंसते चट्टानों के नीचे दबा हुआ दिखाई देता है और वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन जब वह आदमी को बाहर निकालता है तो क्लेमेंस को एहसास होता है कि उसका दोस्त पहले ही मर चुका है। समय के साथ क्लेमेंस अपनी यांत्रिक कौशल के कारण खुद को उपयोगी साबित करता है और अंततः खतरनाक खानों से बाहर निकालकर मैकेनिक के रूप में काम पर लगा दिया जाता है। कमानीव नामक कर्मचारियों में से एक को जल्दी ही पता चलता है कि क्लेमेंस कितना बुद्धिमान और सक्षम है, लेकिन थोड़ी बेहतर व्यवहार मिलने के बावजूद क्लेमेंस कभी भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। एक शाम रेलवे ट्रैक के पास काम करते हुए क्लेमेंस को पहरेदारों का ध्यान भटकता हुआ दिखाई देता है। यह समझते हुए कि यह उसका एकमात्र अवसर हो सकता है, वह चुपके से कोयले को ले जाने वाले कन्वेयर सिस्टम पर सरक जाता है और बिना किसी को पता चले रेलवे क्षेत्र तक पहुंच जाता है। जल्द ही वह एक छोटे ट्रांसपोर्ट ट्रॉली पर चढ़ जाता है और कैंप से भागने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए क्लेमेंस को फिर से आजादी महसूस होती है, लेकिन उसकी किस्मत जल्दी खत्म हो जाती है। आखिरकार एक पहरेदार उसे देख लेता है और तुरंत दूसरों को सूचित कर देता है। क्लेमेंस को बहुत दूर नहीं जाने दिया जाता और उसे पकड़कर वापस कैंप में खींच लिया जाता है। इस बार सजा बहुत बुरी होती है। क्लेमेंस को कैंप में जल्दी खत्म हो जाती है। को एक बाहरी दंड कोठरी में डाल दिया जाता है जिसकी छत नहीं होती और ऊपर से बर्फीली बारिश बहती रहती है। वह पूरे 2 दिन वहां फंसा रहता है। साइबेरिया के क्रूर मौसम के संपर्क में ठंडी ठंड उसे ऑलमोस्ट मारने की कगार पर पहुंच जाती है, लेकिन सजा से बचने के बाद चीजें किसी तरह और भी बुरी हो जाती हैं। जब क्लेमेंस को आखिरकार बाहरी कोठरी से छूट मिलती है तो कैंप अधिकारी उसे बताता है कि उसके साथी कैदी उसका इंतजार कर रहे हैं। पहले क्लेमेंस को नहीं समझ आता कि वह क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटता है अन्य कैदी तुरंत उसे डंडों और औजारों से हमला करना शुरू कर देते हैं। कारण जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है। क्लेमेंस के भागने के प्रयास के कारण पहरेदारों ने सभी कैदियों को सजा दी और उन्हें 2 दिन तक खाना नहीं दिया। गुस्से और भूख से कांपते हुए कैदी क्लेमेंस को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं जब तक वह गिर नहीं पड़ता। गंभीर रूप से घायल, उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वह अंततः जेल के अस्पताल में
ले जाया जाता है। अस्पताल के अंदर क्लेमेंस का इलाज एक जर्मन डॉक्टर द्वारा किया जाता है जो भी कैंप में कैदी है। जब क्लेमेंस को होश आता है तो वह तुरंत डॉक्टर को बताता है कि वह फिर से भागने की योजना बना रहा है, चाहे जो हो जाए। डॉक्टर हैरान रह जाता है। क्लेमेंस के सब कुछ झेलने के बाद भी वह हार मानने से इनकार करता है। क्लेमेंस को फिर से भागने के बारे में बात करते सुनकर डॉक्टर इनिशियली सोचता है कि वह अपना दिमाग खो बैठा है। वह बताता है कि कैंप के बाहर जीवित रहना लगभग असंभव है, क्योंकि साइबेरिया की जंगल जेल से कहीं ज्यादा घातक है। अगर क्लेमेंस सफलतापूर्वक भाग भी जाए तो भी बर्फीली ठंड, खाने की कमी और अनंत बर्फ उसे कुछ दिनों के भीतर मार देगी। लेकिन फिर डॉक्टर चुपके से एक महत्वपूर्ण बात स्वीकार करता है। कैंप के अंदर रहना भी एक मौत की सजा है। उसके अनुसार कोयले की खाने हवा में कार्बन के खतरनाक स्तर के कारण कैदियों के फेफड़ों को धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। कई कैदी वर्षों तक भूमिगत काम करने के बाद घातक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसे समझते हुए डॉक्टर अंततः क्लेमेंस को भागने में मदद करने का फैसला करता है। रात के देर से वह गुप्त रूप से क्लेमेंस को अपने ऑफिस में बुलाता है और कैंप के बाहर जीवित रहने के लिए उसे तैयार करना शुरू करता है। वह बताता है कि सर्दियों के दौरान भागना उसको सबसे अच्छा मौका देता है, क्योंकि जमी हुई नदियां आसानी से पार की जा सकती हैं। वह यह भी बताता है कि सोवियत सैनिक अक्सर आपातकाल के लिए रेलवे लाइनों के पास खाने की सामग्री छिपाते हैं। फिर डॉक्टर क्लेमेंस को और भी ज्यादा कीमती चीजें देता है, अपनी स्वयं की सर्दियों के कपड़े, जूते, मैप और सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल। सच यह है कि डॉक्टर ओरिजिनली खुद भागने की योजना बना रहा था, लेकिन हाल ही में यह पता चलने के बाद कि उसे कैंसर है और जीने का समय बहुत कम बचा है, उसने उस विचार को छोड़ दिया और क्लेमेंस को अपना मौका देने का फैसला किया। क्लेमेंस के जाने से पहले डॉक्टर उसे एक लंच बॉक्स देता है जिसमें उसकी व्यक्तिगत सामग्री है और उसे आदेश देता है कि अगर वह कभी जीवित जर्मनी पहुंचता है तो उसे अपने परिवार को सौंप दे। वह यह भी कहता है कि उन्हें बता दे कि वह पिछली सर्दियों में मर गया था। उसी रात क्लेमेंस फिर से जेल कैंप से भाग जाता है। इस बार वह ट्रेनों या परिवहन सिस्टम का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे पैदल साइबेरिया की जंगल में गायब हो जाता है, जबकि एक बर्फीली तूफान उसके पीछे के निशान छिपा लेता है। सुबह तक पहरेदारों को पता चलता है कि वह गायब है। जेल अधिकारी तुरंत संदेही हो जाता है और डॉक्टर से सवाल पूछने के लिए दौड़ पड़ता है, यह मानते हुए कि उसने क्लेमेंस को भागने में मदद की। लेकिन जब वह अस्पताल में पहुंचता है तो पाता है कि डॉक्टर पहले ही अपनी जान दे चुका है, यह जानते हुए कि भागने के पता चलने के बाद उसे यातना दी जाएगी। इधर क्लेमेंस बर्फीली जंगल में आगे बढ़ता रहता है, जबकि सोवियत सैनिक उसे पकड़ने के लिए बड़ी खोज टीमें बनाते हैं। उसके लिए दुर्लभ रूप से लगातार बर्फबारी उसके पैरों के निशान को छिपाती रहती है, जिससे सैनिकों को उसकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं और क्लेमेंस अनंत बर्फीले मैदानों में बिल्कुल अकेला चलता रहता है। उसका खाने का साधन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और थकान व भूख से उसका शरीर कमजोर हो जाता है। वे मुझे अभी नहीं पकड़ेंगे। एक समय पर वह थकान से भ्रम में पड़ जाता है और पहले एक बर्फीली सवारी को अपनी ओर आता हुआ देखता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था। इस समय तक क्लेमेंस एक सप्ताह से अधिक समय तक उचित खाने के बिना चल रहा है। अंततः उसका शरीर आखिरकार हार मान लेता है और वह बर्फ में बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ घंटे बाद वह पास में अजीब आवाजें सुनकर होश में आ जाता है और पास की बर्फीली पानी पर एक सील रिपोज करती हुई देखता है, ये समझते हुए कि ये उसका जीवित रहने का एकमात्र मौका हो सकता है। क्लेमेंस तुरंत अपनी पिस्तौल उठाता है और जानवर को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी और थकान के कारण वह चूक जाता है। सील तुरंत पानी की ओर भाग जाती है, जबकि क्लेमेंस मजबूरन उसके पीछे दौड़ पड़ता है। पीछा करते समय बर्फ अचानक उसके नीचे टूट जाती है और वह बर्फीले पानी में गिर जाता है। प्रक्रिया में अपने पैर को बुरी तरह घायल कर लेता है। इसके बावजूद दर्द क्लेमेंस रुकने से इनकार करता है। वह जानवर का पीछा करता रहता है जब तक उसे अचानक एक और साफ निशाना नहीं मिल जाता और वह जानवर को मारने में सफल हो जाता है, ठीक उससे पहले कि वह भाग जाए। दिनों में पहली बार क्लेमेंस को अंततः भोजन मिलता है। वह अपने घायल पैर को गर्म करने के लिए सील की वसा का इस्तेमाल करता है और पर्याप्त ताकत वापस पाता है ताकि जर्मनी की ओर पश्चिम की यात्रा जारी रख सके। यात्रा जारी रहने के साथ क्लेमेंस हर दिन अनंत बर्फ से घिरा रहता है, जहाँ कहीं भी सभ्यता का कोई संकेत नहीं होता।
अकेलेपन से अपना दिमाग खोने से बचने के लिए वह लगातार खुद से बात करता है और गोलाई में चलने से बचने के लिए अपने कंपास को ध्यान से चेक करता है। हफ्ते धीरे धीरे महीनों में बदल जाते हैं। फिर एक दिन लगभग 2 महीने की अनंत बर्फीली जंगल की यात्रा के बाद क्लेमेंस अचानक दूर कुछ अलग देखता है, एक छोटा सूखा पेड़। यह दृश्य उसे तुरंत आशा से भर देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह अंततः अनंत बर्फीले मैदानों को पीछे छोड़ रहा है और जंगली भूमि की ओर पहुंच रहा है। उत्साहित क्लेमेंस ले पेड़ की ओर दौड़ता है और महीनों तक बर्फ और बर्फ के अलावा कुछ न देखने के बाद उसे भावनात्मक रूप से गले लगाता है। जल्द ही परिदृश्य अंततः बदलने लगता है। अनंत बर्फीली समतल धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसके आगे गाढ़े जंगल दिखाई देते हैं। महीनों में पहली बार क्लेमेंस लकड़ी इकट्ठा करने, आग जलाने और जंगल के अंदर ठीक से आराम करने में सफल होता है। लेकिन जब क्लेमेंस अंततः फिर से आशा महसूस करना शुरू करता है तो कैंप में जेल अधिकारी अभी भी ये मानने से इनकार करता है कि वो मर चुका है। वो विश्वास करता है कि क्लेमेंस किसी तरह बच गया है, इसलिए उसने खोज टीमों को साइबेरिया के सैकड़ों किलोमीटर तक उसे खोजने का आदेश दिया। जब क्लेमेंस जंगल से गुजरता रहता है तो अचानक एक हिंसक बर्फीली तूफान उस क्षेत्र में आकर टकराता है। तेज हवाएं विशाल पेड़ों को गिराने लगती हैं और यात्रा को लगभग असंभव बना देती हैं। क्लेमेंस आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान के दौरान एक विशाल पेड़ अचानक गिर जाता है और सीधे उस पर टकरा जाता है। उसके लिए दुर्लभ रूप से 2 साइबेरियन शिकारी उसी समय उस क्षेत्र से गुजर रहे होते हैं। क्लेमेंस को पेड़ के नीचे फंसा हुआ देखने के बाद वे तुरंत उसे बचाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। दोनों आदमी खुद का परिचय देते हैं और सुरक्षा के लिए क्लेमेंस को उनके साथ यात्रा करने की अनुमति देते हैं। इतने महीनों तक बिल्कुल अकेले रहने के बाद क्लेमेंस को अंततः इंसानी साथ फिर मिलता है। तीनों आदमी कुछ दिनों तक जंगल से गुजरते रहते हैं, जबकि वे अंततः एक बड़ी नदी तक पहुंचते हैं जो उनके रास्ते में बाधा बनती है। इसे पार करने के लिए वे एक छोटी लकड़ी की राफ्ट बनाते हैं और खतरनाक पानी से धीरे धीरे गुजरना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान अपने पिछले जीवन और बचपन की यादों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अचानक धारा बहुत तेज हो जाती है। शिकारियों में से एक अपना संतुलन खो देता है और सीधे बर्फीली नदी में गिर जाता है। चूंकि वह ठीक से तैर नहीं सकता, वह तुरंत डूबने लगता है। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लेमेंस बर्फीले पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। बर्फीली ठंड और तेज धारा के बावजूद क्लेमेंस किसी तरह उस आदमी को सुरक्षित तट पर वापस खींचने में सफल हो जाता है। लेकिन जब वे अंततः कैंप में वापस लौटते हैं तो वे कुछ चौंकाने वाला पाते हैं। उनका तीसरा साथी उन्हें पूरी तरह छोड़कर भाग गया था। ये मानते हुए कि दोनों आदमी डूब गए हैं, उसने उन सभी की आपूर्ति और सोना चुरा लिया और अकेले चला गया। बचाया गया शिकारी गुस्से में भर जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसका साथी इतनी आसानी से उन्हें धोखा दे गया। गुस्से से ग्रस्त वह अंततः खींचे को खुद गोली मारकर मार देता है। इसके बाद क्लेमेंस और बचे हुए शिकारी साइबेरिया से कई महीनों तक एक साथ यात्रा करते रहते हैं। अंततः सर्दियां फिर से लौट आती हैं। शिकारी बुरी तरह संघर्ष करने लगता है क्योंकि उसकी आपूर्ति गहरी बर्फ में ले जाना बहुत भारी हो जाता है। उसकी मदद करने की कोशिश में क्लेमेंस उसे कुछ बोझ लेने का प्रस्ताव देता है, लेकिन चोरी गए सोने के साथ सब कुछ होने के बाद शिकारी बहुत अतिप्रिपूर्ण हो जाता है। वह अचानक ये मानने लगता है कि क्लेमेंस भी उससे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। बिना किसी चेतावनी के वह क्लेमेंस पर हमला करता है और उसे बुरी तरह धक्का देता है, फिर उसे अकेले जंगल में छोड़ देता है। क्लेमेंस बर्फ में बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह बाद में होश में आता है तो पाता है कि वह भेड़ियों के एक झुंड से घिरा हुआ है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। डर से कांपते हुए क्लेमेंस तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह सुरक्षा में पहुंचता है उनमें से एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है और कमजोर पेड़ उसका वजन सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। क्लेमेंस वापस जमीन पर गिर जाता है और अब वह मानता है कि वह मरने वाला है। तभी अचानक जंगल में गोली की आवाजें गूंजती हैं। कई भेड़िए तुरंत मरकर गिर जाते हैं, जबकि बाकी जंगल में भाग जाते हैं। स्थानीय शिकारियों का एक समूह सही समय पर पहुंच जाता है और क्लेमेंस को फाड़ खाने से बचा लेता है। शिकारी उसे अपने गांव में ले जाते हैं, जहां लोग उसके घावों का इलाज करते हैं और उसे ठीक होने में मदद करते हैं। बर्फीली जंगल में सालों अलग थलग रहने के बाद क्लेमेंस को वास्तविक इंसानी बस्ती देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। गाँव वाले उसे गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उसे कुछ समय के लिए शांति से उनके साथ रहने की अनुमति देते हैं। गांव वालों में से एक कोका नाम का आदमी क्लेमेंस के साथ खास रूप से करीब हो जाता है और उसे अपने परिवार से परिचित कराता है। इस दौरान क्लेमेंस धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से उन भयानक चीजों से ठीक होने लगता है जो वह झेल चुका है, लेकिन दुर्भाग्य से सुरक्षा जल्दी नहीं टिकती। एक दिन
गांव में जेल अधिकारियों से एक चेतावनी वाला पत्र आता है। संदेश बताता है कि एक खतरनाक जर्मन कैदी साइबेरिया से भाग गया है और जो कोई भी उसकी मदद करेगा उसे गद्दार माना जाएगा। जैसे ही क्लेमेंस ये सुनता है उसे एहसास होता है कि गांव में रहने केवल निर्दोष लोगों को खतरे में डालेगा। इसलिए सालों के संघर्ष के बाद अंततः शांति मिलने के बावजूद वह तय करता है कि सोवियत सैनिकों के आने से पहले वह फिर से चला जाएगा। जाते समय गांव वाले उसे यात्रा के अगले चरण में जीवित रहने में मदद के लिए खाना और संपत्ति प्रदान करते हैं। कोका भी क्लेमेंस को एक वफादार शिकारी कुत्ता अर्गस देता है जो उसे यात्रा के दौरान साथ देगा। सालों में पहली बार क्लेमेंस को अब बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होता। जल्द ही क्लेमेंस और अर्गस जंगल से अपनी लंबी यात्रा को स्टॉर्म्स और खतरनाक भूमि के साथ आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आजादी के करीब पहुंचते हैं। जब क्लेमेंस अर्गस के साथ यात्रा करता रहता है तो कुत्ता जल्द ही केवल साथी से अधिक बन जाता है। एक दिन खाने की तलाश में अर्गस अचानक जंगल में छिपे एक लकड़ी के कारखाने की ओर दौड़ पड़ता है। क्लेमेंस तुरंत उसके पीछे जाता है और गलती से कार्य क्षेत्र में घुस जाता है जहाँ कई कामगार उसे तुरंत देख लेते हैं। पहले कामगार संदेही हो जाते हैं क्योंकि क्लेमेंस स्पष्ट रूप से थका हुआ और अलग दिखता है, लेकिन उनकी कहानी सुनने और उसकी भयानक स्थिति को देखने के बाद वे उसे पुलिस को सौंपने के बजाय उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। कामगार क्लेमेंस को खाना देते हैं और अंततः उसे पश्चिम की ओर जाने वाली ट्रेन पर चढ़ने में मदद करते हैं, जिससे वह जर्मनी के बहुत करीब पहुंच जाता है। सालों में पहली बार क्लेमेंस सचमुच यह विश्वास करना शुरू करता है कि वह वास्तव में घर जीवित पहुंच सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक और धोखा उसका इंतजार कर रहा है। क्लेमेंस को पता नहीं चलता कि कारखाने के मालिक ने गोपनीय रूप से जेल अधिकारियों को साइन लोकेशन के बारे में सूचित कर दिया है। जल्द ही खोज का नेतृत्व करने वाला जेल अधिकारी ट्रेन स्टेशन पर सैनिकों को संगठित करता है और ट्रेन आने से पहले क्लेमेंस के लिए एक फसाव तैयार करता है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन की ओर आती है, क्लेमेंस को बंदूकधारी सोवियत सैनिकों को पास में खड़ा हुआ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत है। समय बर्बाद किए बिना वह अर्गस को पकड़ता है और स्टेशन पहुंचने से पहले चलती ट्रेन से कूद जाता है। सैनिक तुरंत उसे देख लेते हैं और रेलवे ट्रैक के माध्यम से उसका पीछा शुरू कर देते हैं। क्लेमेंस मजबूरन भागता है जबकि गोली सभी दिशाओं से उसके आसपास उड़ती है। तभी अचानक जेल अधिकारी स्वयं क्लेमेंस के सामने प्रकट होता है, उसके भागने के रास्ते को रोकता है। कुछ पल के लिए क्लेमेंस को लगता है कि उसकी यात्रा अंततः खत्म हो गई है, लेकिन अधिकारी उसे रोकने से पहले अर्गस अचानक हमला करता है और आक्रामकता से उस आदमी को काटता है, जिससे क्लेमेंस को फिर से भागने के लिए पर्याप्त ध्यान भटकता है। क्लेमेंस भागता रहता है जबकि सैनिक उसके पीछे गोली चलाने कंटिन्यू करते हैं। तभी अचानक एक गोली की आवाज हवा में गूंजती है। जब क्लेमेंस पीछे मुड़ता है तो वह अर्गस को जमीन पर मरा हुआ देखता है, जिसे सैनिकों ने गोली मार दी थी। यह दृश्य उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। इतने लंबे समय तक निरंतर जंगल में एक साथ बचकर जीवित रहने के बाद अर्गस उसका एकमात्र सच्चा साथी बन गया था, लेकिन दर्द के बावजूद क्लेमेंस को पता है कि अब रुकना सब कुछ खोने का मतलब होगा, इसलिए वह खुद को भागते रहने पर मजबूर करता है। कुछ पल बाद वह एक पुल पर चढ़ता है और सिर्फ कुछ सेकंड पहले एक चलती ट्रेन पर कूद जाता है, जब से सैनिक उसे फिर से पकड़ सकते हैं। एक बार फिर क्लेमेंस बाल बचता है। समय बीता जाता है और अंततः सालों बीत जाते हैं सोवियत संघ में अपनी अनंत यात्रा के दौरान। 1952 तक क्लेमेंस ने अब घर वापस जाने के लिए लगभग 7 साल बिता दिए हैं। इस बिंदु पर वह केंद्रीय एशिया में कहीं पहुंचता है और पूरी तरह से थका हुआ और भूखा एक भीड़ भरे स्थानीय बाजार में भटकता है। वह हर जगह खाना देखता है, लेकिन खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे बचे हैं। जैसे ही वह चुपचाप बाजार से गुजरता है, 2 युवतियां जो पैनकेक बेच रही हैं उसे खाने पर भूखे नजरों से देखते हुए देखती हैं। उस पर दया आकर उनमें से एक उसे खाने के लिए एक छोटा टुकड़ा देती है। क्लेमेंस कृतज्ञता से उसे स्वीकार करता है और शहर से आगे बढ़ता है, जब तक कि वह अंततः प्रार्थना करने के लिए एक चर्च में नहीं पहुंच जाता। चर्च के अंदर एक अमीर आदमी चुपचाप उसे देखता है। हर किसी के विपरीत वह आदमी तुरंत समझ जाता है कि क्लेमेंस एक साधारण यात्री नहीं है, लेकिन अधिकारियों को उसे रिपोर्ट करने के बजाय वह गुप्त रूप से उसके पास जाता है और मदद की पेशकश करता है। कारण सरल है, वह आदमी स्वयं पिछले समय में कैद रहा है और मोस्ट लोगों से बेहतर दुख समझता है। वह क्लेमेंस को अपने घर ले जाता है, जहां भगोड़े होने के कई सालों के बाद क्लेमेंस अंततः सही तरीके से दाढ़ी बनाता है और खुद को फिर से साफ करता है। बहुत लंबे समय में पहली बार वह लगभग फिर से अपने पुराने स्वयं जैसा दिखता है।
उस आदमी फिर क्लेमेंस को कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण देता है, एक नकली पासपोर्ट जो अंततः उसे सीमा पार करने और जर्मनी लौटने की अनुमति दे सकता है। क्लेमेंस कृतज्ञता से अभिभूत हो जाता है। आदमी का धन्यवाद करने के बाद वह तुरंत सोवियत सीमा की ओर यात्रा शुरू करता है, यह जानते हुए कि वह शायद अब तक से अधिक आजादी के करीब हो सकता है। नकली पासपोर्ट मिलने के बाद क्लेमेंस तुरंत सोवियत सीमा की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। इस समय तक वह घर वापस जाने की कोशिश में बर्फ से ढके जंगल, वन, पहाड़ और खतरनाक क्षेत्रों में लगभग 7 साल तक यात्रा कर चुका है, लेकिन आजादी के इतने करीब होने के बावजूद खतरा अभी भी उसके पीछे है। इस बीच वह जेल अधिकारी जिसने क्लेमेंस को पकड़ने के लिए सालों बिताए हैं, सोवियत संघ भर में उसका पीछा करना जारी रखता है। चाहे कितना भी समय बीत जाए, वह खोज छोड़ने से इनकार करता है। उसी समय जर्मनी में क्लेमेंस की बेटी अब एक किशोरी बन चुकी है। इन सभी सालों के बाद भी वह अभी भी मानती है कि उसका पिता किसी दिन जीवित घर लौट आएगा। अंततः क्लेमेंस सोवियत क्षेत्र को बाहर की दुनिया से अलग करने वाली सीमा जांच बिंदु के पास पहुंचता है। जैसे ही वह गार्ड के पास जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कता है, क्योंकि एक गलती पिछले 7 सालों में उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर सकती है। धीरे धीरे क्लेमेंस नकली पासपोर्ट सौंपता है। कई तनावपूर्ण पलों के लिए सीमा अधिकारी कागजातों को सावधानी से जांचता है, जबकि क्लेमेंस वहां खड़ा होकर घबराहट से ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करता है। तब अंततः अधिकारी कागजातों पर मुहर लगाता है और उसे गुजरने की अनुमति देता है। यह सुनते ही क्लेमेंस को तुरंत राहत महसूस होती है। सालों के संघर्ष, भूखमरी, बर्फीले सर्दियों और निरंतर पीछा करने के बाद वह अंततः आजादी से केवल कदमों की दूरी पर है। धीरे धीरे क्लेमेंस सोवियत क्षेत्र से बाहर जाने वाले लंबे पुल को पार करना शुरू करता है, लेकिन पुल के बीच में शक्तिशाली रोशनी अचानक सीधे उसके चेहरे पर चमकती है। क्लेमेंस तुरंत जम जाता है। जब वह आगे देखता है तो उसे वहां खड़ा हुआ जेल अधिकारी देखता है, उसका इंतजार कर रहा है। उस पल क्लेमेंस को कुछ भयानक का एहसास होता है। वह तकनीकी रूप से अभी भी सोवियत मिट्टी पर खड़ा है, जिसका मतलब है कि अधिकारी के पास अभी भी उसे गिरफ्तार करने और उसे वापस जेल तक खींचने का अधिकार है। क्लेमेंस के सब कुछ से बचने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी यात्रा अंततः विफलता में समाप्त हो सकती है। कुछ सेकंड के लिए न तो कोई आदमी कुछ कहता है। अप्रत्याशित रूप से अधिकारी धीरे धीरे साइड में चला जाता है। क्लेमेंस को गिरफ्तार करने के बजाय वह उसे आजादी की ओर चलने देता है। क्लेमेंस बाल विश्वास नहीं कर सकता। अधिकारी अंततः सच्चाई स्वीकार करता है। साइबेरिया में वर्षों तक क्लेमेंस का पीछा करने के बाद वह उसके निर्णय, बुद्धिमत्ता और बचने की अविश्वसनीय इच्छा के प्रति सम्मान विकसित कर चुका है। उसके अनुसार यह अब राजनीति या कैदियों के बारे में नहीं था, यह 2 सैनिकों के बीच की लड़ाई बन गई और अंत में क्लेमेंस जीत गया। उन शब्दों को सुनकर क्लेमेंस चुपचाप पुल पर चलना जारी रखता है और अंततः सोवियत क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अंततः वह जर्मनी लौट आता है। कुछ समय बाद क्लेमेंस अपने पुराने शहर के पास पहुंचता है और दूरी से चुपचाप अपने परिवार को देखता है। सालों तक वह बर्फ, तूफान, भूखमरी, जंगली जानवरों और अनंत एकांत से बचने के संघर्ष के दौरान इस पल को अपने सिर में कल्पना करता था। अब यह अंततः वास्तविक है। वह अपनी पत्नी और बेटी को घर से चर्च की ओर जाते हुए देखता है। पहले क्लेमेंस उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जमा पाता, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन चर्च की ओर चलते हुए उसकी बेटी अचानक पीछे मुड़ती है। सालों बाद यह सोचकर कि वह शायद कभी अपने पति को फिर से नहीं देख पाएगी, वह किसी तरह असंभव अवसरों के विरुद्ध जीवित घर लौट आया है। भावनाओं से अभिभूत होकर कैथरीन उसे गले लगाती है, जैसे परिवार अंततः लगभग दशक बाद फिर से मिलता है। पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों में से एक में बचने और एक जेल से भागने के बाद जहां किसी को भी बचने की उम्मीद नहीं थी, क्लेमेंस फोरल अंततः असंभव को पूरा करता है और उन लोगों के घर लौट आता है जिन्हें वह फिर से देखने के लिए इतनी कठिन अभियान लड़ा था। और यहीं पर फिल्म का अंत होता है।